नमस्कार। वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। देश में चुनावी नतीजे आते ही राजस्थान में तमाम राजनीतिक आंखें या तो आश्चर्य में थीं या फिर आश्चर्य में थीं। अधिकतर के प्रेडिक्शन से अलग राजस्थान ने बीजेपी को कम सीट्स दी। राजनीतिक जानकार मान चुके थे कि क्योंकि राजस्थान की सीटों में भागीदारी कम है, इसलिए टीम मोदी में हिस्सेदारी भी कम होगी। लेकिन उन्हीं राजनीतिक आंखों में आश्चर्य एक बार फिर से तैरता हुआ तब दिखाई दिया जब राजस्थान के हिस्से आशा से ज्यादा और मजबूत मंत्री आ गए। कहना गलत नहीं होगा कि तीसरी पारी में राजस्थान की हिस्सेदारी पहले से बढ़ी है। मैं भागीरथ चौधरी, मैं अर्जुन राम मेघवाल, मैं गजेंद्र सिंह शेखावत, मैं भूपेंद्र यादव, मैं अश्विनी वैष्णव, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चर्चा के लिए मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ एक एक करके जुड़ते रहेंगे और पूरे राजस्थान से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसे देखा जाए जो टीम मोदी में राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिला है। एक बात मैं डिस्क्लेमर के साथ में कह दूं और ये शुरुआत में कहा जाना और समझा जाना जरूरी है। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा से आते हैं और राज्यसभा में उनका कोटा आता है उड़ीसा से। टेक्निकली वो उड़ीसा से आने वाले मंत्री कहे जाएंगे, लेकिन चूंकि वो राजस्थान के रहने वाले और उस इलाके से आते हैं जहाँ अपनायत बहुत है, तो हम इस अपनायत के नाते ये मानते हैं कि अश्विनी वैष्णव भी हमारे ही यहाँ से निकले हुए नेता हैं, क्योंकि उनके नेता बनने से कई सारी राजनीतिक परिस्थितियाँ और कई सारी सोशल इंजीनियरिंग की परिस्थितियाँ भी सधती हुई दिखाई देती हैं। मेरे साथ इस वक्त इकलेश मेरे सहयोगी अलवर से जुड़े हुए हैं। इकलेश, मैं आपके पास में आ रहा हूं। बहुत स्वागत इकलेश, कैसे हैं? एक वक्त आपको याद होगा 2009 से इकलेश 2014 का आप अलवर में हैं और अलवर से आपने उस वक्त को जिया भी होगा और एक पत्रकार के तौर पे देखा भी होगा। तब भंवर जितेंद्र सिंह यहां से मंत्री हुआ करते थे और राजस्थान में एक वक्त ऐसा था जब हम ये मान के चलते थे कि अगर राहुल गांधी के डाइनिंग हॉल तक अगर किसी की पहुंच है तो वो भंवर जितेंद्र सिंह है। और राजस्थान इस नाते अपनी बातें मनवाने में कहना चाहिए उसको आसानी होती थी। अलवर को उस दौर में मिला भी बहुत कुछ, लेकिन अब एक लंबे कालखंड के बाद में अलवर से एक नेता निकले जिनको मंत्री मंडल में जगह मिली है मोदी के कोर कैबिनेट में। हालांकि पहले भी मंत्री थे भूपेंद्र यादव, लेकिन लोकसभा से अलवर से अब पहुंचे। आप समझते हैं कि इससे अलवर को देखने में समझने में कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ बदलाव आएगा? और क्या अलवर वो बदलाव महसूस कर रहा है अपने यहां से एक मंत्री को टीम मोदी में देखते हुए? जी राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये अलवर जिले का एक सौभाग्य माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके टीम के और बड़े नजदीकी माने जाते हैं भूपेंद्र यादव, जो अलवर से इस बार सांसद बने हैं। और अलवर की जनता ने इस बार बाहरी उम्मीदवार का विरोध भी काफी झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि यादव जो युवा है, उन्होंने यादव बटालियन बनाने को लेकर भी आंदोलन किए थे, तो उसमें भी भूपेंद्र यादव ने सहयोग नहीं किया था। तो उसको लेकर यादव युवाओं ने भी अलवर जिले में काफी विरोध किया था। लेकिन बाहरी होते हुए भी और विपक्षी कांग्रेस द्वारा यही आरोप लगाए गए थे कि बाहरी है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अलवर के लोगों ने यही विश्वास जताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी होने के कारण अलवर को बहुत कुछ मिलेगा। और इसी गारंटी, क्योंकि भूपेंद्र यादव ने, क्योंकि अलवर में मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य समस्या पानी की है, या त्राई त्राई हमेशा मची रहती है। तो इन्होंने भी चुनावों में ये वादा किया था कि मैं मोदी वाली ऐसी ऐसी गारंटी लाऊंगा कि आपका पूरी तरह से विकास हो जाएगा। और इसी पर विश्वास करते हुए अलवर की जनता ने भूपेंद्र यादव को, सभी को नकार के भूपेंद्र यादव को सांसद बनाया। अब देखा जाए तो पूर्व में चलो ठीक है, जितेंद्र सिंह ने भी काफी विकास कराए थे और अब काफी चुनौतियां भी अब भूपेंद्र यादव को सामने आने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था तो उस वादे पे भी खरा उतरना उनके लिए भारी चुनौती है, क्योंकि अलवर में काफी विकास की संभावना है। अलवर को देखा जाए तो दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल पाया अभी तक, जिसको लेकर लोगों की यही उम्मीद है कि मोदी के करीबी होने का फायदा हमारे अलवर को मिले, जिससे कि विकास हो सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलवर में इस समय जो मुख्य रूप से पानी की समस्या तो यही है, वहीं एनसीआर से जुड़ा है अलवर जिला। लेकिन एनसीआर में होने के बावजूद
यहाँ एनसीआर का कोई फायदा अलवर जिले वासियों को नहीं मिला है, उल्टा नुकसान ही होता रहता है कि काफी जैसे बिल्डिंग्स वगैरह है, कंस्ट्रक्शन है, कोई भी कार्य हो तो उसके लिए अप्रूवल पहले एनसीआर से लेनी पड़ती है, जो उन्हें मिलने में काफी महीने लग जाते हैं। इसके अलावा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जिससे कि अलवर के लोगों को उम्मीद है कि एनसीआर में होने के बावजूद और दिल्ली से अलवर के लिए आज तक अभी तक कोई भी एक पैसेंजर ट्रेन नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, जो दिल्ली डेली अप डाउन कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। जबकि एक्सप्रेस दर्जनों भर ट्रेनें निकलती है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन का अभी तक यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। इससे भी लोगों को अब ये अभी पूरी कहां से हो सकती है? ये पैसेंजर ट्रेन की जो डिमांड है पूरी कहां से हो सकती है? उसके लिए हमें भूपेंद्र के पास चलना पड़ेगा, लेकिन भूपेंद्र इस खुले आसमान के नीचे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ ही देर में भूपेंद्र हमारे साथ होंगे। रवि हमारे साथ जुड़ गए, अभिषेक अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए और भूपेंद्र जुड़ने वाले हैं इस नीले आसमान के तले। रवि, मैं आपके पास में आ रहा हूं। एक चीज की गुंजाइश थी जो मैं टटोल रहा था, मैं देख रहा था, अर्जुन राम मेघवाल 2009 से लगातार आ गए, भूपेंद्र भी आ गए हैं चलते फिरते। भूपेंद्र, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं रवि आपके पास इस सवाल के साथ हूं। उम्मीद कर रहे थे हम कि शायद इस बार प्रमोशन होगा अर्जुन राम मेघवाल का और अर्जुन राम मेघवाल अब कैबिनेट में दिखाई देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और इंतजार करना होगा, वो प्रमोशन अभी शेष है। बिल्कुल राहुल, देखिए अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रिमंडल में शामिल करना मोदी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बात साबित कर देता है कि कहीं न कहीं अर्जुन राम मेघवाल जो है वो मोदी के बेहद करीबी हैं, और जिस तरह से वो अपने चुनावी कैंपेनिंग में लिखते थे कि वो मोदी के अर्जुन हैं, वैसी बात कुछ साबित होती हुई नजर आ रही है। परंतु बीजेपी का बहुमत से दूर रहना, 240 सीटें आना और सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना, ये कहीं कहीं अर्जुन राम मेघवाल के लिए थोड़ा सा घाटे भरा सौदा रह गया और अर्जुन राम मेघवाल प्रमोशन पाने से चूक गए। हालांकि उन्हें फिर भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। उससे ये बात तो तय है कि उनके पास जो मंत्रालय रहेगा उसमें उनके ऊपर मोदी जी के अलावा कोई नहीं रहेगा। परंतु आपने सही कहा राहुल जी कि कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा इस बार अर्जुन राम मेघवाल था, परंतु वो सहयोगी दलों को अन्य पद जो है मंत्रिमंडल में वो देने के चलते प्रमोशन जो है इनका नहीं हो पाया। फिर भी बीकानेर बहुत खुश है। जैसे ही इस शपथ समारोह में उनके आने की, उनके नाम की घोषणा हुई, बीकानेर वासियों ने जगह जगह खुशियां मनाई और जैसा कि उन्हें सबको लग रहा था कि अर्जुन राम मेघवाल तो मोदी मंत्रिमंडल में होंगे ही, ऐसा ही कुछ इस शपथ ग्रहण के बाद में भी लोगों ने जब उनको फोन किए देर रात तक, मेरी भी खुद उनसे रात को 10:30 बजे के आसपास बात हुई और उनको मैंने जब बधाई दी तो उन्होंने बधाई स्वीकार करते हुए एक चुनौती के रूप में भी देखो इस शपथ को वो ले रहे हैं। उनका ये मानना था कि उनका जो जीत का आंकड़ा है वो इस बार काफी कम हुआ है। थोड़े से वो डिमोरलाइज थे क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ बेहतर प्रबंधन किया था और कई तरह की इस तरह की बातें मैदान में तैर गई थी। उस वजह से अर्जुन राम मेघवाल को थोड़ा वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। परंतु अब क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर से मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर की जो बरसों पुरानी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए खुद से आगे बढ़कर कदम उठाएंगे, ऐसा लोगों को न केवल उम्मीद है बल्कि विश्वास भी है। एक उसका बड़ा कारण यह भी हो जाता है कि अर्जुन राम मेघवाल के लिए ये वाला जो चुनाव था, ये अंतिम चुनाव बीकानेर लोकसभा में इस लिहाज से है क्योंकि अगली बार ये सुरक्षित सीट नहीं रहने वाली और ये जनरल सीट हो जाएगी। इस वजह से भी कहीं कहीं बीकानेर के बहुत से रिकॉर्ड टूटे। देखिए, करनी सिंह हुआ करते थे, महाराजा करनी सिंह, जो 5 बार यहां से सांसद रहे। अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार बन चुके हैं और चौथी बार बनने के बाद वो तीसरी बार लगातार केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल इतने लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं, भले ही राज्य मंत्री के रूप में हो। यह भी अपने आप में एक लंबी लकीर उन्होंने खींच ली है जो आने वाले वक्त में किसी राजनेता के द्वारा काफी मुश्किल भरा काम होगा इसको तोड़ना। दो चीजें देखना, आप मुझे वक्त में पीछे ले गए रवि, आप मुझे वक्त में पीछे ले गए तो मैं भी थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया। मुझे वो वक्त याद आ गया, परिसीमन का जिक्र किया तो परिसीमन जब 2004 के बाद में हुआ, अर्जुन राम मेघवाल किस तरह से एंट्री लेते हैं और फिर साइकिल से चलते हुए अपनी राजनीति आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज मुझसे कोई एक इंटर्न पूछ रहा था और उसने पूछते पूछते मुझसे जानने की कोशिश की कि बीकानेर में बीजेपी की स्थिति इतनी स्ट्रांग क्यों रही है। फिर मैंने उसको बीकानेर की स्थिति बतानी शुरू की और वो
2.5 किलो के हाथ वाले जो अभिनेता उनके पिताजी से शुरू होती थी, जिनके पोस्टर भी आपको याद होगा कई बार लगे हुए देखे कि वो बीकानेर आते नहीं। मैं धर्मेंद्र का जिक्र कर रहा हूँ, वो भी यहाँ से सांसद रहे। अब उनकी धर्मपत्नी सांसद है उत्तर प्रदेश में मथुरा से। लेकिन इस पूरे कालखंड में बीजेपी का साथ कभी भी बीकानेर ने नहीं छोड़ा। नहीं लगता बीकानेर कुछ ज्यादा डिजर्व करता है? जब उसने साथ तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमेशा बीजेपी का साथ दिया, जब बीजेपी की सीटें घटकर 4 रह गई हो इस प्रदेश में, तब भी बीकानेर की जनता बीजेपी के साथ रही। तब बीजेपी से थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है साहब कि यहाँ के लोग एक कैबिनेट मंत्री तो डिजर्व करते ही हैं कम से कम। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बीकानेर जो है वो एक अपना एक ऐसा अभेद किला रहा है जिसको तोड़ पाना कांग्रेस के लिए तो दूर की कौड़ी हो चला है। देखिए अगर विधानसभा की भी बात कर ली जाए तो बीकानेर पूर्व एक ऐसी सीट है जिसमें सिद्धि कुमारी लगातार 4थी बार विधायक जीती है। उससे पहले उनके परिवारजन भी यहाँ से बनते हुए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब से परिसमन हुआ तब से बीकानेर पूर्व और जो ये इलाका है ये कट्टर बीजेपी का इलाका है, जहां पर कांग्रेस की कोई सी भी समीकरण जो है वो नहीं चली। और कमोवेश इस बार इन चुनाव में भी अर्जुन राम मेघवाल को 8 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा बीकानेर पूर्व और बीकानेर शहर पश्चिम, इन दोनों से ही लीड मिली और उसी वजह से वो 54,000 वोटों से जीत पाए। तो ये तो आपका जिन भी महोदय को आपने ये कहा है उनको बिल्कुल सही कहा है बीकानेर के बारे में कि ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा ऐसा गढ़ है जिसमें 2.5 किलो वजन वाले हाथ वाले के पिताजी भी आए और निश्चित रूप से उन्होंने ग्रामीण इलाकों में वोट लेने के लिए ये कह दिया था कि मैं हिमालय में जेसीबी चलाऊंगा और वहां नहरों के अंदर पिघली हुआ ठंडा पानी आएगा। ऐसा वक्त मैंने खुद ने मेरे कानों से सुना हुआ है कि जब वो धर्मेंद्र यहाँ आते थे और मानकचंद सुराना एक विधायक हुआ करते थे लूनकरण सर के, जो काफी वरिष्ठ विधायक थे, बीजेपी में भी थे, वो कोट पहन के रखते थे गर्मियों में भी, और दूर से ही देखते धर्मेंद्र उनको हिल जाते थे कि ये गर्मी के भीतर ये जो बुड्ढा है, ये जो बीजेपी का नेता है, ये कोट पहन के कैसे रह सकता है, मैं यहाँ कैसे रहूंगा। तो कुल मिलाकर ऐसे किस्से बहुत से धर्मेंद्र के बारे में चलते रहे हैं। फिर भी शायद सुराना साहब को इस बात से ठंड लग गई हो उस वक्त में कि अब वो ठंडा पानी नहरों में आएगा तो ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन जोधपुर में ठंड कहना चाहिए लोगों के मन में है। मैं भूपेंद्र से वैसे भी बात कर रहा था, भूपेंद्र इस बात को लेकर के बड़े राजी, बड़े खुश है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। 2 के 2 मंत्री टेक्निकली तो नहीं पर भावनात्मक रूप से जोधपुर से आ गए हैं। मारवाड़ के पास 2 मंत्री हैं, एक गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे अश्विनी वैष्णव, जो जोधपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, जोधपुर से कहीं ना कहीं उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो भूपेंद्र इस लिहाज से खुश है। भूपेंद्र लग रहा था कम होंगे, लेकिन ये तो आपके यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मारवाड़ खुश है? जी बिल्कुल, मारवाड़ में बहुत खुशी की लहर है। जब भी जैसे ही जो है अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, क्योंकि अश्विनी वैष्णव का परिवार जो है वो जोधपुर में शिफ्ट है, उनके माता पिता जो है वो रातानाडा इलाके में रहते हैं और गजूबना के घर से जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक और चीज मैं बताऊं आपको राहुल, तो देखिए जोधपुर में 2 किलोमीटर के दायरे में 4 सांसद रहते हैं। पीपी चौधरी एयरफोर्स इलाके में, रातानाडा में जो है गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव, और गजूबना के घर से थोड़ी ही दूरी पर जो है राजेंद्र गहलोत। तो जोधपुर बड़ा सौभाग्यशाली है इस वक्त, क्योंकि 4 सांसद एक शहर में, और शहर के विकास की उम्मीदें जो है वो बहुत है। उम्मीद सबसे बड़ी जो भीतरी शहर को है वो है एलिवेटेड रोड की। घोषणा कर दी गई, काफी जो है सर्वे चल रहे हैं, उनके जो है प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि इस तरीके की एलिवेटेड होगी। मंडोर कर्ती मंडी से शुरू होकर आखलिया चौराहे तक शहर की जो है हाटलाइन है उस पर जो है एलिवेटेड चलेगी। तो एलिवेटेड को लेकर दोनों मंत्रियों से बहुत उम्मीद है। गजूबना लगातार एलिवेटेड को लेकर बयान भी देते आए हैं कि नितिन गडकरी से उनकी बात हुई है। नितिन गडकरी भी जो पिछले प्रवास में जब जोधपुर आए थे तो उन्होंने एलिवेटेड के रूट को देखा था और बताया था कि एलिवेटेड इस तरीके से बनाई जाएगी कि शहर के लगभग 30 से 35 साल जो है यातायात में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अश्विनी वैष्णव जोधपुर से है, उनका परिवार यहाँ रहता है, तो उम्मीद उनसे यही पिछली बार की जा रही थी कि रेलवे का विकास, और ऐसा विकास हुआ भी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है हेरिटेज स्टेशन है, उस हेरिटेज को बचाए रखते हुए जो है रेलवे स्टेशन का विकास का काम चल रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन चल ही रहा है। महज जो है पोर्टफोलियो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भूपेंद्र? पोर्टफोलियो क्या एक्सपेक्ट कर, कोई बस है क्या है कि किस किस को क्या क्या जा सकता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कम से कम मन के लड्डू तो खाएं। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए कल से एक जो है चर्चा चल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है गजुबना को मिल सकता है। अब पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा आज जो गजुबना की जो बाइट आई है, जब उन्होंने मीडिया से बात की तो किसानों से जुड़ी बात की, तो एक बार फिर ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से 2019 में उन्हें जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया, तो क्या पता इस बार उन्हें फिर से ये मिल जाए, क्योंकि पिछली बार जो है कैलाश चौधरी के पास था, जोधपुर के पड़ोस में ही बाड़मेर है, यहाँ से वो आए थे, तो संभवतः इन दोनों में से कोई मंत्रालय उन्हें मिले पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि भरपूर संभावनाएं हैं कि इंदिरा गांधी नहर के अलावा जो जालोर में नर्मदा नहर आई है उसको आगे तक बढ़ाया जाए, जोधपुर में भी सिंचित जमीन हो। काफी उम्मीदें जो है इस बार गजुबना से की जा रही है। एयरपोर्ट के विस्तार का काम चल रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि एयरपोर्ट का विस्तार जो है जल्दी से हो, क्योंकि राहुल कई बार आपने भी तस्वीरें देखी होगी कि एयरपोर्ट की तस्वीरें ऐसी आती है जैसे बस स्टैंड पर भीड़ के जो है लाइनों में खड़ी रहती है, जैसे रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइनों में खड़ी रहती है भीड़, ऐसी जोधपुर एयरपोर्ट की जो है तस्वीरें सामने आती है। तो उम्मीदें काफी है इस बार गजुबना से, और देखिए कितना खरा उतर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीदों भरा जो इस बार का जो कार्यकाल होगा गजुबना का वो यही होगा। शेरगढ़ में जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान वहां के लोगों ने पानी नहीं पहुंचने के लिए जो है काफी जो गजुबना को के सामने अपने विचार रखे थे, और काफी जो उनके सामने थे करण सिंह उच्चाड़ा ने, उन्होंने 2 सवाल ही पूछे थे जिनको डिफेंड करती हुई बीजेपी नजर आई कि 10 साल क्या किया, पानी क्यों नहीं लाए, तो बार बार इन्हीं चीजों का जवाब देते रहे। तो इन 2 चीजों को लेकर काफी उम्मीदें हैं पूरे जोधपुर को कि इस बार जो है कार्यकाल होगा ठीक है। उम्मीदों भरा और होगा। पोर्टफोलियो आपने कुछ पोर्टफोलियो का जिक्र कर दिया, मैं एक बार अजमेर का रुख करना चाहूंगा। और अजमेर मैं थोड़ा सा, क्योंकि जोधपुर में भी फ्लैशबैक में गया, बीकानेर में भी फ्लैशबैक में गया, अलवर में भी गया, अभिषेक मैं आपके पास भी थोड़ा फ्लैशबैक से होता हुआ आता हूं। ऐसा नहीं है कि अजमेर ने मंत्रालय नहीं देखा, अजमेर ने मंत्रालय देखे हैं, और अजमेर ने मंत्रालय तब देखा जब सचिन पायलट अजमेर से जीत करके लोकसभा पहुंचे थे परिसीमन के बाद। दिक्कत यह है अजमेर के साथ में कि साहब जब यहां से बीजेपी जीती तब उनको वो मंत्रालय दिखते हुए दिखाई नहीं दिए, वो रिप्रेजेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुझे अजमेर के संदर्भ में राजा सिंह रावत याद आते हैं, और उससे पहले अजमेर की सरजमी से बीजेपी को कई बार मिली सफलता दिखाई देती है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में वो स्थान कभी भी बीजेपी से नहीं मिले। लेकिन पहली बार है जब एक लंबे अरसे बाद, एक लंबे कहना चाहिए वक्फे के बाद, बीजेपी से आने वाले एक नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में न सही मंत्री परिषद में जगह मिली है। बिल्कुल, देखिए राहुल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आपने बात की कि जो राजा सिंह रावत थे उन्होंने कभी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा, और अजमेर ने भी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा। 5 बार सांसद रहे राजा सिंह रावत, उसके बाद सचिन पायलट आए तो जो मंत्रिमंडल गया वो कांग्रेस के पास गया, उसके बाद सावरमल जाट आए तो उन्हें भी कहीं ना कहीं उनकी फिर स्वर्गवास हो गया। फिर उपचुनाव हुआ तब उनके बेटे को बीजेपी ने प्रत्याशी बना के सावरमल जाट जी के रामस्वरूप लांबा को मैदान में उतारा उस टाइम पे। फिर उनके सामने रघु शर्मा की जीत हुई और वो हार गए। उसके बाद भागीरथ चौधरी मैदान में आए और भागीरथ चौधरी पहली बार सांसद बने, जो कि किशनगढ़ से 2 बार विधायक है। और जैसा कि उनका नाम ही है भाग का रथ, इस बार भागीरथ चौधरी का कहीं ना कहीं भाग्य का रथ दौड़ा, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो बुरी तरह उनकी किशनगढ़ में हार रही, जबकि बीजेपी ने 7 विधानसभा में जीत दर्ज की। और किशनगढ़ से जो बीजेपी से बागी होकर विकास चौधरी मैदान में उतरे और उन्होंने भागीरथ चौधरी को दूध चटाते हुए तीसरे नंबर पर रखा। उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भागीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, और कहीं ना कहीं लग नहीं रहा था कि जितना जीत का जो मार्जिन था वो 3 लाख वोटों से भी अधिक गया। और उनकी किस्मत के आखिरी अकेले जाट नेता बचे, क्योंकि जो रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर से चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को हार का सामना देखना पड़ा। और भागीरथ चौधरी की किस्मत, इनका लक कह सकते हैं कि राहुल जो अच्छा था और ये चुनाव जीते और अच्छे वोटों से जीते, और इन्हें अजमेर को अजमेर का भी RJ 01 के हिसाब से अजमेर का भी इस बार लक बहुत ही अच्छा चल रहा है। चाहे आप बात करें विधानसभा चुनाव की तो वहां पर वासुदेव देवनानी जो कि स्पीकर रहे, और यदि भजन लाल की सरकार की बात करें तो सुरेश सिंह रावत, और अब उसके बाद मोदी की सरकार में मोदी के मंत्रिमंडल में भागीरथ चौधरी को हिस्सा मिला है। तो कहीं ना कहीं भागीरथ चौधरी के साथ अजमेर का भी जो कह सकते हैं किस्मत का पिटारा इस बार खुला है। और भागीरथ चौधरी के जैसे ही मंत्री का जो मैसेज मिला लोगों को, तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी थी। लोग बागों ने रात भर से पटाखे चलाए और इनके परिवार वालों को किशनगढ़ में शुभकामनाएं दी। और कहीं से कहीं बनने के बाद अब जो अजमेर की सबसे बड़ी पानी की समस्या है, चुनाव जीतते ही जिस प्रकार से भागीरथ चौधरी ने कहा था कि जो अजमेर में काफी लंबे समय से उत्तर में पानी की समस्या चलती हुई आ रही है, वो उसका कहीं ना कहीं निवारण करेंगे। और हमें और सबको, अजमेर की जनता को ये उम्मीद है कि अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बात करें विधानसभा की या लोकसभा की, तो दोनों
दोनों ही स्तर पे अजमेर मजबूत है। एक तरफ अजमेर के पास विधानसभा डबल इंजन स्पीकर की भी सरकार है है, आपके सिंह यहाँ। रावत मंत्री भी है, और डबल इंजन की सरकार बिल्कुल। तो अजमेर की जो मुख्य समस्या है, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अजमेर की जनता इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ बैठी है कि जो अजमेर की पानी की समस्या है या स्मार्ट सिटी के नाम पर कई प्रकार की समस्या है, कहीं ना कहीं उनको राहत प्रदान होगी। ऐसी उम्मीद वो लगा के बैठे हैं कि भागीरथ चौधरी जिस वादे के साथ, जिस जोश के साथ मैदान में उतरे थे और जनता के लिए जो वादे कहे थे, कहीं ना कहीं उन पे खरी कसौटी पे उतरेंगे, ये उम्मीद के साथ जनता उम्मीद लगाए बैठी है। फिलहाल अभी भागीरथ चौधरी अजमेर जब आते हैं, आने के बाद एक बार उनसे जब जनता मुलाकात करेगी या उनसे जब मौका मिलेगा बातचीत करने का, तब ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी कि किस रूपरेखा में काम करेंगे और कैसी जो समस्या अजमेर की बनी है उनसे निजात दिलाने का कार्य करेंगे। ठीक है अखिलेश, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। अखिलेश, अगर अब तक आवाज आ रही हो। अखिलेश, अलवर ने ऐसा बहुत पुराना समय नहीं है जब मंत्री नहीं देखा हो अपने यहाँ से, और कहते हैं कि जब मंत्री होता है तब कई बातें आलाकमान तक पहुंचानी आसान हो जाती हैं। कांग्रेस का काम करने का पैटर्न और तरीका बिल्कुल अलग था, बीजेपी सरकार में टीम मोदी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा है। भूपेंद्र यादव के अलवर से आने के बाद अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राज्यसभा से जब कोई व्यक्ति होता है तो उससे आम आदमी की समस्या सीधे सुनने और उसे वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उस लिहाज से नहीं होती जैसा कनेक्ट लोकसभा में आने के बाद में होता है। अब वो कनेक्ट और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भूपेंद्र यादव के कंधे पर होगी। इस बार के चुनाव को कवर करते हुए क्या आपने देखा कि भूपेंद्र यादव का वो कनेक्ट और वो जिम्मेदारी अलवर के लोगों के साथ में बनती हुई दिखाई दी? बशर्ते लोग ये कह रहे हो कि वो बाहरी हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चुनाव जीता और जीतने के बाद में अब टीम मोदी में एक बहुत सम्मानित पोजीशन पर वो होंगे, उनके ऊपर पूरे अलवर की जिम्मेदारी भी होगी अलग से। जी, और आपको बताऊं कि इस मामले को लेकर जब चुनाव आ रहे थे तो भारी का विरोध हुआ था, लेकिन अलवर प्रॉपर अलवर शहर जो विधानसभा है तो उस क्षेत्र के में से ही सबसे ज्यादा भूपेंद्र यादव ने बढ़त बढ़ाई थी और इनके सारथी बने थे जो इस समय राजस्थान सरकार में वन मंत्री हैं संजय शर्मा। और यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद भी अब कि अब डबल इंजन की सरकार है और सांसद भी हमारे भाजपा के हैं, तो पिछली जो सरकारों द्वारा जो कई योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, अब लोगों को आशा है कि भूपेंद्र यादव जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के करीबी भी हैं और संघ का चेहरा भी हैं और अच्छी पकड़ भी रखते हैं पार्टी में, तो भजनलाल सरकार से भी वो अच्छा तालमेल बनाकर और अलवर के लिए विशेष सौगातें दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि सन 2010 में एक डीपीआर तैयार हुई थी मेट्रो को लेकर, लेकिन किन्हीं कारण से, वो राजनीतिक कारण हो, किन्हीं कारणों से वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। वहीं एक देखा जाए तो भारत से आधुनिकतम हॉस्पिटल है ERCP अलवर में, जिसका 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और बहुत शानदार हॉस्पिटल है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी भूपेंद्र यादव को देखना होगा क्योंकि इसमें अमेरिका से आई बड़ी बड़ी आधुनिक मशीन है, ऑपरेशन थिएटर है, सभी संसाधन है, लेकिन चिकित्सकों का अभाव होने के कारण वो इसका फायदा लोगों को चिकित्सा का नहीं मिल रहा है। क्योंकि अलवर और जयपुर और दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे है जहाँ आए दिन दुर्घटना ही होती है, लेकिन अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण जयपुर जाना हो या दिल्ली जब मरीज को ले जाते हैं तो वो रास्ते में भी दम तोड़ देता है। वही देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से भी अलवर पिछड़ा हुआ है। सरिस्का, सीलीसीड, पांडुपोल, भरतरी ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं, अगर इन पर विशेष ध्यान दिया जाए तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, जो कि यहाँ होटल व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इसके समानांतर देखा जाए तो रणथंभौर है, रणथंभौर में होटल्स होने के कारण और अच्छे अच्छे स्वीट्स होने के कारण वहाँ लोगों का ज्यादा आवागमन रहता है, तो वहाँ पर्यटन के क्षेत्र को विकसित किया गया तो वहाँ के लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, रोजगार भी मिला है, क्योंकि अलवर में मुख्य रूप से रोजगार की भी बड़ी समस्या है, यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ता है। तो वही अलवर शहर की समस्या देखी जाए तो अलवर शहर ने इनको भारी बहुमत से बढ़त दिलाई है। तो दो मंत्रियों वाले भूपेंद्र अब खुले आसमान से बंद कमरों में आ गए हैं। शायद जोधपुर भी अब बंद कमरों में आराम कर पाए, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद है कि उनके काम बड़े आसानी से हो जाएंगे। रवि हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अभिषेक जुड़े, अखिलेश जुड़े। वक्त की थोड़ी सी कमी है, आप सब लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस है वो सारा हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह जो मैं चलते चलते कहना चाहता हूं कि अब ये तमाम मंत्री, बशर्ते हमारी ये फीलिंग्स हों कि वो हमारे यहाँ से आते हैं, हमारा उनसे जुड़ाव है, लेकिन ये सारे मंत्री देश को समर्पित होने चाहिए। ये अब सिर्फ हमारे नहीं हैं, ये देश के हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर तक सीमित नहीं है।
देश का एक एक कोना, देश का एक एक भाग, देश का एक एक गांव और देश की एक एक सड़क अब इनसे सीधे जुड़ी हुई है। कई बार ये भी होता है अपना होने के चक्कर में हमें कुछ कमियां देखनी पड़ती है, कई बार थाली में कुछ खाना कम आता है, पर दूसरों का पूरा करने के लिए उस माँ के तौर पर, उस गार्जियन के तौर पर उसको ख्याल दूसरों का भी रखना पड़ता है। तो हो सकता है आने वाले 5 साल में हम उनसे जितनी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वो कई बार उसको पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें और देखनी है। हमें इस चीज़ का भी मैच्योर होकर ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया रवि, बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था हमारा आज का पंचतंत्र। नमस्कार।